नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। 12वीं कक्षा हिंदी विषय कला संकाय में हम पढ़ रहे थे पाठ, और पाठ में हम चौथे पाठ में आ गए थे। और चौथा पाठ आरोह भाग 2 का फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। फणीश्वर नाथ रेणु जी ने पहलवान की ढोलक एक रचना यानी कहानी के माध्यम से हम लोगों को क्या समझाता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये वैसा ही समय है ये उसी प्रकार का समय है जिस प्रकार से आप देखते रहते हैं कि आजकल कोरोना वायरस की बहुत बड़ी समस्या चल रही है। देश के सामने बहुत बड़ी विपदा है। एक अदृश्य शत्रु से पूरा देश लड़ रहा है। इस लड़ाई में प्रिय विद्यार्थियों, ये फणीश्वर नाथ रेणु जी ने भी इसी प्रकार की कहानी आप सब लोगों के सामने रखी है। पहलवान की जो ढोलक रचना है उसके माध्यम से हमें संदेश देता है कि ये जो बदलने का जो परिवेश होता है, बदलाव का परिवेश होता है, यह सारी की सारी व्यवस्थाओं को बदल जाता है। और यदि दे देता है तो कई बार इसके सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं और कई बार नकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे पुराने लोग हमारे से जुड़े हुए होते हैं और जीवन में हम उनको नई व्यवस्था के अनुरूप छोड़ देते हैं तो हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या आती है। प्रिय विद्यार्थियों, पहलवान की ढोलक कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ मैंने इससे पहले आपको जो है ना पाठ का सार समझाया था। फिर से एक बार मैं पूरे पाठ को आप लोगों के सामने समझाने जा रहा हूँ। आशा है कि आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे मेरी बात को। और फणीश्वर नाथ रेणु का जो कहानी है यह आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी और इसको बहुत अच्छी तरह से आपको लिखना पड़ेगा। प्रिय विद्यार्थियों, यह कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी हमारे सामने प्रस्तुत की है। राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आकर जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि जमीनी पुरानी व्यवस्था को एकदम बदल देना है। प्रिय विद्यार्थियों, इस संदर्भ में हम आपको ये सब बातें बताते जा रहे थे और बता रहे थे कि एक नए जब दौर की शुरुआत होती है तो ये कहते हैं कि पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह उलट जाने और उसके नाम पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक है। यह भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है। ये तो हमने आपको बताया था ये कि भारत और इंडिया में क्या फर्क है, क्या अंतर है, यही फर्क है। जो लुट्टन पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली, हाय तौबा जीवन में बहुत ही दुख कष्ट मिलने वाली जो निरीहता यानी कि शराफत की भूमि पर पटक देती है। ऐसी स्थिति में गांव की गरीबी पहलवानी जैसे शौक को क्या पालती है। फिर भी पहलवान जीवट ढोल के बोल से अपने आप को न सिर्फ जिलाए रखता है, जिंदा रखता है, बल्कि भूख व महामारी से दम तोड़ रहे गांव के मौत से लड़ने की ताकत भी प्रदान करता है। प्रिय विद्यार्थियों, कहानी के अंत में भूख महामारी की शक्ल में आए मौत के षड्यंत्र पर जब अजय लुट्टन की भरी पूरी पहलवानी को
फटे बोल को पोल में बदल देते हैं। तो इस करुणा त्रासदी से लुट्टन हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है। वह पोल पुरानी व्यवस्था की है या नई व्यवस्था की? क्या कला की प्रासंगिक व्यवस्था की मुखाक्षेपी जो सामने आती है अथवा उसका कोई स्वतंत्र मूल्य भी है? पहलवान की जो साधना है और जीवन सौंदर्य और लोक कलाओं की प्रासंगिक बनाए रखने के लिए हमें हमारी यह भूमिका हो सकती है। ये पाठ कई प्रकार के प्रश्न हमारे समक्ष छोड़ करके चला जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे कि सर्दी का मौसम है। एक बार मैं पाठ का सार आपके सामने प्रस्तुत कर ही देता हूँ पूरे का फिर से, कि पाठ सर्दी का मौसम है, गांव में मलेरिया व हैजे का प्रकोप फैल गया है। अमावस्या की ठंडी रात, अमावस्या का मतलब अंधेरी रात, अमावस्या की ठंडी रात, निस्तब्धता है, बहुत मौन है। आकाश के तारे ही प्रकाश के स्रोत हैं। सियारों व उल्लुओं की डरावनी आवाज से वातावरण की निस्तब्धता कभी कभी भंग हो जाती है। यानी कि सियारों की और इस तरह से जो जानवरों की आवाज है ये भी अपशकुन पैदा करती है, डर पैदा करती है, भय पैदा करती है। प्रिय विद्यार्थियों, कभी किसी झोपड़ी में कराने कह करने की आवाज, कभी कभी बच्चों के रोने की आवाज आती है। कुत्ते जाड़े के कारण राख के ढेर पर पड़े रहते थे। साय या रात्रि को सब मिलाकर रोते थे। इस सारे माहौल के पहलवान की ढोलक संध्या से प्रातः काल तक एक गति में बजती रहती थी। पहलवान की ढोलक यानी कि उस समय उत्साह को बढ़ाने के लिए, लोगों को जिंदा रखने के लिए पहलवान की ढोलक सजीव बनी रहती थी, हमेशा बजती रहती थी। उसके सारे लोग अपना समय व्यतीत करते थे। प्रातःकाल तक एक ही गति में बजती रहती थी। यह आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती थी, संजीवनी शक्ति का काम करती थी। और गांव में लुट्टन पहलवान, गांव में जो लुट्टन पहलवान है प्रसिद्ध था, 9 वर्ष की आयु में वह अनाथ हो गया था। उसकी शादी हो चुकी थी, उसकी विधवा सास ने उसे पाला था, विधवा सास ने पाला था लुट्टन पहलवान को, पाला था। वह गाय चराता था, ताजा दूध पीता था, कसरत करता था। गांव के लोग उसकी सास को तंग किया करते थे। लुट्टन से बदला लेना चाहता था। कसरत के कारण वह किशोर अवस्था में ही पहलवान बन गया था, बहुत ताकतवर बन गया था। एक्सरसाइज, मेहनत और शारीरिक जो परिश्रम के कारण उसे बहुत मजबूत बना दिया गया था। एक बार लुट्टन श्यामनगर मेला में दंगल देखने गया। पहलवानों की कुश्ती व दाव पेश देखकर उसने शेर के बच्चे को चुनौती दे डाली। शेर के बच्चे को, ये कौन है शेर का बच्चा? बताता हूँ। शेर के बच्चे का असली नाम था चांद सिंह। वह पहलवान बादल सिंह का शिष्य था। 3 दिन में उसके पंजाबी व पठान पहलवानों को हरा दिया था। वह अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए बीच बीच में दहाड़ता फिरता रहता था, बहुत आवाज करता था, दहाड़ता रहता था। वह एक राजसी यानी कि राजा का पहलवान था। श्यामनगर दंगल में शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब के दरबार रखने की सोच रहे थे। लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी पहलवान को। चांद सिंह और दर्शक उसे पागल समझते थे। चांद सिंह बाज की तरह लुट्टन पर टूट पड़ा, परंतु वह सफाई के आक्रमण को संभालकर उठ खड़ा। राजा ने लुट्टन को समझाया और कुश्ती से हटने को कहा, किंतु लुट्टन ने लड़ने की इजाजत मांगी। मैनेजर ने से लेकर सिपाहियों ने उसे समझाया, किंतु लुट्टन ने कहा कि इजाजत न मिली तो पत्थर पर पटक पटक कर माथा मर जाऊंगा, मुझे हर हाल में कुश्ती करनी है। भीड़ भी अधीरता हो रही थी, अधीरता आ रही थी, भीड़ में अधीर हो रही थी। पंजाबी पहलवान लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रहे थे। दर्शक उसे लड़ने की अनुमति देना चाहते थे। विवश होकर राजा साहब ने इजाजत दे दी। बाजे बजने लगे, लुट्टन को ढोल भी बजने लगा था। गांव ने उसकी कसकर दबा लिया था। वह उसे चित करने की कोशिश में था। लुट्टन के समर्थन में सिर्फ ढोल की आवाज थी, जबकि चांद के पक्ष में राजमत व बहुमत
राजमत क्या होता है कि जो राजा के सारे कर्मचारी थे वे सब जो चांद सिंह के साथ थे, और पहलवान की ताकत इतनी ज़्यादा थी कि उसके साथ बहुमत भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सहयोग और उसका मनोबल बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको भाव दे रहे थे। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी, तभी ढोल की पतली आवाज़ सुनाई दी, ताक धीना तिर्क धीना, ताक धीना तिर्क धीना। इसका अर्थ था कि दाव काटो, बाहर हो जाओ। यानी कि ये सब जो बात बताई हुई थी ये ढोल के अनुसार चलता था उसका सारा कुश्ती का कार्य। लुट्टन ने दाव काटा तथा लपक कर चांद की गर्दन पकड़ ली, चांद की गर्दन पकड़ ली, और उसने जो है एक बार उसको नीचे मार दिया। ढोल की आवाज से चटाक चटता था उठा पटक दे। लुट्टन ने दाव पर जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा। ढोलक ने धीना धीना तिक धीना कहा और लुट्टक ने चांद सिंह को चारों खाने चित कर दिया। ढोलक ने वाह बहादुर की ध्वनि से तथा जनता ने माँ दुर्गा की, कोई महावीर जी की जय, कोई राजा की जय, कोई किसी प्रकार की, सब जय बोल रहे थे। लुट्टन ने सबसे पहले ढोलों को प्रणाम किया, नतमस्तक होकर के उन्हें सबसे पहले अपने मस्तक से लगाया और फिर दौड़कर राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब ने उसे दरबार में रख लिया। पंजाबी पहलवानों की जमायत चांद सिंह की आंखें पोंछ रही थी। राजा साहब ने लुट्टन को पुरस्कृत न करके अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया था। राज पंडित व मैनेजर ने लुट्टन का विरोध किया कि वह क्षत्रिय नहीं है। राजा साहब ने उसकी एक न सुनी। कुछ ही दिन लुट्टन सिंह की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। उसने सभी नामी पहलवानों को हरा दिया। उसने खां साहब जैसे प्रसिद्ध पहलवानों को भी हरा दिया। इसके बाद वह दरबार का दर्शनीय जीव बन गया। लुट्टन सिंह मेलों में घुटने तक लंबा चोंगा पहने अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता। हलवाई के आग्रह पर 2 शेर रसगुल्ला खाता तथा मुंह में 8-10 पान एक साथ ठूंस लेता। वह बच्चों जैसी शोक में हंसता रहता था। इसके बाद उसके अंदर खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता था। वो बच्चों में बच्चों जैसा और बड़ों में बड़ों जैसा। कोई करता तो उसे राजा साहब इजाजत नहीं देते थे। इस तरह 15 वर्ष बीत गए। उसके 2 पुत्र हुए। उसकी सास पहले ही मर गई थी। पत्नी भी 2 पहलवान बच्चों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई। दोनों लड़के पहलवान थे। दोनों का भरण पोषण दरबार में हो रहा था। पहलवान हर रोज सुबह उसकी कसरत करवाता, दिन में उन्हें सांसारिक ज्ञान देता था, दुनियादारी का, समाज का, नैतिक शिक्षा का, आत्मानुशासन का उन्हें ज्ञान दिया करता था। वह बताता कि उसका गुरु ढोल है और कोई नहीं। अचानक राजा साहब स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार ने विलायत से आकर राजकाज अपने हाथ में ले लिया। उसने पहलवान की छुट्टी कर दी। लुट्टन ढोलक कंधे पर लटकाकर अपने पुत्रों के साथ गांव लौट आया। गांव वालों ने उसकी झोंपड़ी बना दी तथा वह गांव के नौजवान व चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों